चलिए, शुरू कीजिए अशोक। जी सचिन। तो बस ये है, क्योंकि मैं इसमें आना चाहता था बेसिक्स पढ़ाने पढ़ाने के लिए कि क्योंकि हम जब नक्षत्र कर रहे हैं ना, तो नक्षत्र में एक छोटी छोटी चीजें आ रही हैं, क्योंकि नक्षत्र देखिए वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्मता से बता रही है। और जब हम सूक्ष्मता से जा रहे हैं, बहुत डीपर लेवल में जा रहे हैं नक्षत्र में, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि राशि, प्लैनेट्स और हाउस, ये तीन के कॉम्बिनेशंस जो है ना, ये हमको समझ में नहीं आ रही है। ये मैं समझ रहा था, बहुत जितने आपके क्वेश्चंस निकल के आ रहे थे, तो उसमें मैं ये समझाऊं कि अभी फिलहाल जो है ना, थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है कि राशि, हाउस और प्लैनेट्स का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और प्लैनेट्स को हम किस तरह से समझते हैं, और अगर वो किस राशि में जा रहा है, जल तत्व में जा रहा है कि अग्नि तत्व में जा रहा है, वायु तत्व में जा रहा है, वो जो प्लैनेट्स हैं और वो जो राशि है, वो किस गुण धर्म के हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है। ये पिछले क्लास वालों का भी यही दिक्कत था। और यही चीज जो है ना, यहाँ पे भी मैं समझ पा रहा था। इस वजह से थोड़ा बेसिक्स में देखेंगे कितना कितने हद तक जाते हैं। मुझे पता है कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ जरूर होगा, नॉलेज होगा ही होगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब में इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जहाँ से आप नॉलेज तो ले ही सकते हो कि बेसिक्स एक्चुअली है क्या। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि जब हम एक वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, और फिर एक को सुनते हैं, फिर दूसरे को सुनते हैं, तो पहले वाली की एनर्जी मान लीजिए जुपिटर है, तो दूसरे वाली की एनर्जी सूर्य है। तो आपकी कुंडली में अगर सूर्य मजबूत होगा, तो आप सूर्य को कैच करोगे, जुपिटर नहीं कैच कर पाओगे। समझ रहे हो। अभी देखो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन आपको कोई एक एस्ट्रोलॉजर ही समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो कुंडली है, उसके अंदर की एक एनर्जी है, और वही एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा जो आपके कुंडली के साथ मैच करेगा, जिस जिस गुरु का। तो जब हम दो लोगों को सुनेंगे तो वहां समझ नहीं है। लेकिन देखो यहाँ सब एक जैसे, मतलब बोलने का उनका जो तरीका है वो अलग है, समझाने का तरीका अलग है, आपका समझने का तरीका अलग है। तो बेसिक नॉलेज एक्चुअली कहाँ से आई है, कैसे है, ये मुझे नहीं पता आप लोगों के पास कहाँ से आई है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे तरफ से आपको पढ़ाया जाए एस्ट्रोलॉजी बेसिक से, और समझे कि इसको एक्चुअली कहाँ से और कैसे आया हुआ है। ठीक है। तो शुरू से शुरू करते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि आपको ये पता है कि नहीं है कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के जो स्क्रिप्चर्स हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, ये अ, हैं क्या एक्चुअली, और ये एस्ट्रोलॉजी आई कहाँ से है ना। अगर मान लीजिए कि बच्चे पैदा होता है, अगर उसके फादर मदर को ही नहीं पता है, अगर हमको नहीं पता है कि उसके फादर और मदर कौन है, तो उस बच्चे से हम क्या जानेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी के फादर कौन है, मदर कौन है, इनको लिखने वाले कौन है, कहाँ से आया है, ये सबको पता है कि नहीं, ये नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो सभी लोग आप लिख सकते हैं, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ इसको सुन के आप रख सकते हैं। एक्चुअली देखिए, जो हमारे पास जितने स्क्रिप्चर्स हैं ना, उसमें वेदास हैं। आपको पता है वेद कितने हैं? चार वेद हैं। वो सबको पता है, वो सबको मतलब ऐसे मुंह पे याद रहेगा, है कि नहीं। तो ये चार वेद है, लेकिन क्या ये चार वेद से ही हमारे एस्ट्रोलॉजी आई हुई है? नहीं। ये कहाँ से आई हुई है? ये जो है ना, एक स्क्रिप्चर्स बना हुआ है, जैसे वेद है, श्रुति से, स्मृति से, पुराणास है ना। तो ये सारी चीजें, ये चार चीजें हैं, और एक है आगम से, शायद अगमास कुछ है, तो वहां से आई हुई है। तो उसमें से जो वेद है, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। राइट। अब यहां से क्या हो गया कि ये जो चारों है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इसमें किसी में भी जो है ना, इसका उल्लेख नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, उल्लेख है कहीं पे भी? आप लोग पता नहीं कितना इसके अंदर गए हो, लेकिन किसी में उल्लेख नहीं है। ठीक है। ये कहाँ से आया है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद का एक पार्ट कह सकते हो उसको। ठीक है। और अगर अगर आप लोग अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं और माइक भी ऑन करके रखिए, नो प्रॉब्लम। जो भी क्वेश्चंस आ रही हैं, जैसे भी आ रही हैं, आप यस और नो में
आंसर देते रहिए ताकि मुझे भी समझ में आए। अगर बैकग्राउंड में आपका बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है तो नो प्रॉब्लम। देखिए, एक बात समझ लीजिए सारे के सारे, आप बात को नहीं समझ रहे हैं कि गुरुकुल का जो कल्चर है ना, वो उसका स्पाइन है, और वो हमें जो है समझना भी है। हमारे को कोई शौक नहीं है कि हम आपको फोर्स करें या आपको किसी तरह से धकेलें इन चीजों की तरफ, पर एक क्या तो भाव होता है गुरु की तरफ। वो आदमी 1.5 घंटे 2 घंटे आपको एक भाव से पढ़ा रहा है, और आपको इतना भी नहीं है कि इन द सेंस ये कोई कॉन्वेंट एजुकेशन तो है नहीं, कॉन्वेंट स्कूल तो है नहीं। अगर आपको लगता है कि इन द सेंस, हाँ, मैं एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं बहुत सीरियसली जानता हूँ जो कैमरा नहीं ऑन कर पाते, जैसे फॉर एग्जांपल मीना जी हैं, शॉप पे होते हैं इस समय, आई अंडरस्टैंड, बहुत ही गहरे में, मगर बहुत सिंसियर स्टूडेंट है। मगर बाकी जितने लोग आप कर सकते हैं आप कीजिए। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज, ये भाव की बात है। नहीं तो सारे जीवन ज्योतिष सीख नहीं पाओगे। अपने गुरु से जुड़ो, अपने गुरुओं से जितना ग्रहण कर सकते हो ग्रहण कर लो। मैं बता रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटीज को, इन मौकों को समझो, ये जीवन आपको मौका दे रहा है, आप समझिए इन बात को। और अशोक जी बार बार ना आने वाले पढ़ाने वाले, ये अभी भी बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाए हैं इन्हें। आप समझते नहीं है बातों को, ठीक है ना? तो आप प्लीज इन चीजों को समझिए और भाव रखिए अपने गुरु की तरफ। आप ग्रहण कीजिए ना, आपको दिए जा रही है ज्ञान, पर आप कैमरा नहीं ऑन करते हैं, ये तो सरासर बदतमीजी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है, प्लीज। चलिए, सॉरी अशोक जी, कंटिन्यू कीजिए आप। जी जी सर जी, कोई जितना नहीं। हो सके कीजिए, जितना हो सके हाँ। कैमरा ऑन कीजिए, रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज। तो क्या होता है ना कि जब आप कैमरा ऑन करते हो तो मुझे भी पता चलता है ना कि आपकी एनर्जी क्या है, मेरी एनर्जी क्या है। तो मैं समझ पाता हूँ। अगर कैमरा ऑन नहीं हो रहा है आपका, जैसे कि टीए जो है उनका नाम शायद मैं मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि उनको मैं अभी तक देखा ही नहीं हूँ कि एक्चुअली वो है कौन और क्या है। तो वो चीज़ें हैं। और आज नीलेश भट्ट जी भी आए कौन हुए है हैं। टीए? मुझे भी नहीं पता टीए कौन है। जी सर जी, मुझे तो मैं तो उनको देखा भी नहीं हूँ एक्चुअली वो है कौन। इससे क्या हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता है कि हम किसको पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली वो सामने कौन है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है। और अगर आप रहते हो सामने तो अच्छा लगता है, अगर आप सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, आप ऑन कर सकते हो। इट्स इट्स नॉट अ बिग डील टू कम फ्रंट। ओके। सो आपकी इच्छा है। और चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्या है, मैं क्या कह रहा था कि हमारे पास जो है ना 4 वेद है, राइट? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ऋग्वेद है। तो इसमें क्या है ना, देखिए ऋग्वेद एक्चुअली क्या है, पहले तो हमको ये समझना है ऋग्वेद क्या है, फिर यजुर्वेद, सामवेद में हम आगे चलते रहेंगे। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है ना, इसमें जितने भी मंत्र लिखा गया है या फिर जितने भी कांड लिए दिया गया है उसमें, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन यानी कि मस्तिष्क द्वारा किया गया है। ठीक है। यानी कि आप जो भी ऋग्वेद अगर पढ़ोगे तो उसमें आपका दिमाग लगेगा। दिमाग इन सेंस क्या है कि सबकी स्तुतियां बताई गई है। ठीक है, स्तुतियां कैसे की जाए, चाहे भगवान विष्णु का हो या हर एक भगवान का जो है वहां पे स्तुतियां बताई गई है। ठीक है, वो मस्तिष्क का वेद यानी कि आप उसको याद कर सकते हो, याद करने का वेद है वो। और इसमें 20 जो है ना कांड है। कांड यानी कि चैप्टर कह सकते हो। ठीक है। उस चैप्टर में 731 सूक्त हैं। सूक्त मतलब जैसे एक पोयम होता है ना, पोएट्री एक पैरा होती है, वैसा है। और उसमें मंत्र दिया गया है। कितने? 5,977 मंत्र हैं उसमें। मंत्र मतलब जैसे आह्वान करना, है ना, स्तुति करना, किसी भी जो भी भगवान का आप वहाँ पे हर एक चैप्टर का एक 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 उसमें दिया गया है। फिर आते हैं उसमें यजुर्वेद में। अब यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद जो है ना, ये कर्म कांड है। कर्म कांड, कर्म कांड जानते हो? जैसे पूजा कैसे करनी है ना, कोई मृत्यु हो गया तो उसको कैसे किया जाता है, कांड है जो हम हाथों द्वारा करते हैं। राइट? अब देखो किसी की मृत्यु हो गई, हम पानी पिलाना है तो हाथों द्वारा करेंगे। ठीक है। तो अब जब ये हाथों द्वारा हो रहा है और ऋग्वेद जो है मस्तिष्क द्वारा हो रहा है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद होता है, आपको उपवेद पता है ना? ऋग्वेद से निकला हुआ एक वेद, उपवेद, यानी कि ऋग्वेद को समझने के लिए एक उपवेद लिखा गया। उसमें बहुत सारे उपवेद हैं, बट सबसे मेन उपवेद है स्थापत्य वेद।
ठीक है, उसमें वो मंत्र का ही पूरा जो है ना, उसमें मंत्र लिखा हुआ है कि अभी अगर आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी मतलब मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसका उपवेद पढ़ोगे तो उसमें मंत्र लिखा हुआ है। उस मंत्र को आप ले सकते हो, डायरेक्ट उस मंत्र को सीख सकते हो। अब वही यजुर्वेद में क्या है, यहाँ पे कर्म कांड लिखा गया है। ठीक है, ये हाथों द्वारा होता है, इसलिए इसका जो एक नया उपवेद लिखा गया था, वो उपवेद था धनुष सीखने का, यानी कि धनुर्वेद। धनुर्वेद कैसे, मतलब हम धनुष कैसे चलाएं, तलवार कैसे चलाएं, ये हाथों द्वारा जितने भी कार्य हुआ करते थे पिछली बार, पिछले जो भी त्रेता युग द्वापर युग, इसमें जो भी हुआ करता था, हाथों द्वारा जितने भी कार्य होते थे, वो यजुर्वेद में लिखा गया। चाहे घर बनाना हो, कुछ भी हो, जो भी हाथों द्वारा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सामवेद। अब ये सामवेद क्या है, ये सामवेद जो है, ये उपासना करना है। जैसे हरे कृष्णा हरे राम, है ना, इस्कॉन्स जितने भी ये उपासना करते हैं, जितने भी मेडिटेशंस हैं, सब ये क्या है, उपासना करना है। ठीक है, उपासना करने की एक विधि है। और ये कहाँ से होती है, ये हृदय से होती है। ठीक है, हृदय से। तो ये जो हुआ सामवेद क्या हो गया, हृदय से की जाने वाली एक वेद है। ठीक है, उसके उपवेद क्या हुआ, गंधर्व। गंधर्व क्या है, जो गाते हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये सारे के सारे गंधर्व वेद के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद हुआ अथर्ववेद। अभी अथर्ववेद क्या है, ये साइंस है, विज्ञान है। यानी कि भूकंप कैसे आया, कौन सी मिट्टी कैसी है, कहाँ की मिट्टी कैसी है, कौन सा देश के अंदर ज़्यादा पहाड़ है, कौन सी देश में नदियाँ ज़्यादा है, कहाँ रेगिस्तान है, ये सारी की सारी चीज़ें अथर्ववेद में आया। ठीक है, ये क्या है, ये आपके स्टमक रिलेटेड है, इसीलिए अथर्ववेद में उसका मेन उपवेद है आयुर्वेद। अब देखो जितनी भी बीमारियां हैं वो कहाँ से शुरू होती है, स्टमक से शुरू होती है। इसीलिए अथर्ववेद को स्टमक का मतलब एक कह सकते हो कि वहां से निकला हुआ है। जितने भी ऋषि मुनि हैं जो भी लिखे हुए हैं, अथर्ववेद सामवेद ऋग्वेद, तो वो ऋषि मुनि उस जगह से, मतलब उस जगह उस एरिया से बिलोंग्स करते हैं। जैसे नाभि से निकले हुए हैं ना, विष्णु ब्रह्मा के नाभि से निकले हुए, कहीं जो भी अगर आप विष्णु पुराण पढ़ोगे तो उसमें कहा जाएगा कि ब्रह्मा निकले हुए हैं। ब्रह्म पुराण पढ़ोगे तो उसमें विष्णु भगवान निकले हैं। शिव महापुराण पढ़ोगे तो वहां से निकले हैं। जिसको जो भी पढ़ोगे उस जनरेशन उस वहां से वो लोग जनरेट हुए हैं, बताते हैं कि इसी भगवान से हम जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो ये है। तो पता चल गया ना तीनों वेदों का क्या मूल धर्म है। अब एक्चुअली ये एस्ट्रोलॉजी है कहाँ, हम लोगों ने तो सब देख लिया। अब ये आपको बता रहा हूँ कि अथर्ववेद जो है ना, अथर्ववेद से ही निकला हुआ एस्ट्रोलॉजी है। क्यों, क्योंकि देखो ऋग्वेद में मस्तिष्क, जहाँ पे सिर्फ उपासना है, मतलब आपके प्रेयर्स हैं कि कैसे की जाए, है ना, हर जगह पे बताया जा रहा है कि ईश्वर ये ऐसे जनरेट हुए हैं, ईश्वर की पावर ये है, ईश्वर का ये है। लेकिन वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं हो रही है डिस्कस। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ जगहों पे की जाने वाली चीजें जो मुहूर्त जैसे होता है ना, कि इस मुहूर्त में भगवान की पूजा की जाती है, इस जगह पे ऐसे करनी चाहिए, ये जो विधियां हैं, यही एस्ट्रोलॉजी है। ये चारों वेदों में जो चीजें बताई गई है, जैसे बताई गई है, उसमें से थोड़े थोड़े अंश निकालेंगे ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से। ठीक है, लेकिन पूर्णतः अथर्ववेद से निकला हुआ एक पार्ट कह सकते हो एस्ट्रोलॉजी को। अब अथर्ववेद से भी उपवेद, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आयुर्वेदा है, वैसे ही और एक उपवेद है उनके, वेदांग, जो अथर्ववेद को कहते हैं वेदांग। वेदांग मतलब वेद के अंग। अभी हम लोगों ने क्या कहा था, उपवेद पढ़ा था, मैंने आपको उपवेद पढ़ा यानी कि सब, है ना, सब पढ़ाया। लेकिन अब क्या हुआ, अभी हमको समझ में आ रहा है कि अथर्ववेद से निकला हुआ एक अंग है, वो क्या है, वेदांग। वेदांग के अंदर से ही निकला हुआ एक है ज्योतिष।
ठीक है। तो हमारे स्क्रिप्चर्स पहले क्या थे? वेदास थे। फिर क्या हुआ? श्रुति से। फिर स्मृति से। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर पुराणास है। पुराणास में जैसे कि शिव महापुराण, विष्णु महापुराण, पुराणे हैं वो पूरे, पुराण आप पढ़ते हो वहां पे, है ना? तो ये सारी चीजें। तो अथर्ववेद से निकला हुआ एक अंग जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और इसी के अंदर ही सारी चीजें आती है, जैसे कि संहिता आता है एक। ठीक है। तो इसमें संहिता एक आता है, एक जातक आता है, एक स्मृति आती है। तीन चीजें आती हैं। संहिता, जातक यानी कि होरा शास्त्र। आप पढ़े होगे, बुक एक आई होगी, जातक परिजात एक आता है ना, है ना? वो एक जो जातक है ना, जातक को ही होरा कहते हैं। सिद्धांत एक आता है। सिद्धांत जो वेदांग में पार्ट है, ये वेदांग का ही एक पार्ट है। ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद। ठीक है, एक उपवेद है, फिर उसी के अथर्ववेद का ही एक अंग है वेदांग के अंदर, आई ये एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक है, ज्योतिष एक है, फिर उसी का सिद्धांत एक है, संहिता एक है, और जातक एक है। इसके अंग है, अथर्ववेद के अंग है। सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं मैथमेटिकली जो कैलकुलेशंस होती हैं। आप अभी तो हम लोग मैनुअल कुछ करते ही नहीं है। जैसे मैंने एक D9 चार्ट निकालना आपको सिखाया था, वो क्या है? पूरा मैथमेटिकल ही है। ये मैथमेटिकल जितने भी पोर्शंस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सिद्धांत में आते हैं। फिर संहिता आती है। संहिता में क्या है? यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से प्लैनेट्स जो है ना, प्लैनेट्स कह लो, या फिर पृथ्वी के साथ कनेक्शंस कैसे बन रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी के साथ ये ग्रहों के कनेक्शंस कैसे बन रहे हैं, सूर्य का कैसे कनेक्शन बन रहा है, चंद्रमा का कनेक्शंस कैसे बन रहा है, कितनी डिग्री पे हैं, ये डिग्री वाइज जो भी चीजें हैं, ये इसमें संहिता में आएगा। थर्ड आता है होरा शास्त्र। ठीक है, होरा शास्त्र क्या है? होरा शास्त्र है आपके नेटल चार्ट्स की, नक्षत्र, प्लैनेट, और हमारे हाउसेस, राशियां, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये होरा शास्त्र है। ठीक है। अब क्या है ना कि होरा के अंदर भी डिविजन्स हैं। होरा के अंदर भी डिविजन्स। अब होरा के अंदर डिवीजन क्या है? फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष यानी कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कि हम एक इंडिविजुअल्स को कैसे समझ सकते हैं, है ना? जैसे कि एक बंदा पैदा होता है एक समय पे, उस समय सूर्य कहाँ पे थे, चंद्रमा कहाँ पे थी, है ना? हर एक चीज, प्लैनेट्स को हम रखते हैं। तब उसको क्या कहते हैं हम? फलित ज्योतिष, यानी कि फल निकालना उसमें से। ये थोड़ा ट्रिकी हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप नेक्स्ट फिर से वीडियो री रिकॉर्डिंग देखना, इसको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या कह रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे होरा शास्त्र का ही सारा खेल है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। सिद्धांत आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। संहिता आपको पढ़नी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। बस होरा शास्त्र है जो आपको देखनी है कि प्लैनेट्स, राशियां और हाउसेस मिलकर क्या प्रभाव दे रहे हैं। ठीक है। तो फलित ज्योतिष में हम देखेंगे कि इंडिविजुअली क्या असर पड़ रहा है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं। फिर उसके बाद आता है मुहूर्त, जो पंचांग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मुहूर्त क्यों देखते हैं? अभी मान लीजिए आपको घर खरीदना है, मुहूर्त देखना है, गाड़ी खरीदनी है, मुहूर्त देखनी है ना? बच्चे का नामकरण करना है, मुहूर्त देखना है, मंदिर जा रहे हो तो भी मुहूर्त देखना है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो मुहूर्त देखना है। तो मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी होरा शास्त्र के अंदर ही आएगा। होरा शास्त्र अलग, और मुहूर्त, पंचांग, फलित ज्योतिष, ये सब अलग है, ये मत समझना। ठीक है।
फिर आता है नेक्स्ट पार्ट है उपाय। उपाय यानी कि रेमेडीज, आपको पता है। ठीक है। तो ये है स्क्रिप्चर्स हैं, शायद मैं उस तरीके से नहीं समझा पाया हूँ जितना मैंने सुबह से सोचा था। और क्योंकि ये जो क्लास हो रहा है अभी, ये थोड़ा मैं क्या कह सकता हूँ कि इसको समझाने में मैं अभी असमक्ष हूँ, मतलब सक्षम नहीं हूँ अभी, क्योंकि वो एनर्जी नहीं है। मुझे समझ में आ रहा है वो एनर्जी नहीं आ रही है मेरे में अंदर, क्योंकि बहुत ये जो चीज़ मैं अभी पढ़ाया हूँ, ऋग्वेद, ये सब सारी चीज़ें जो है ना, ये मुझे एनर्जी नहीं मिली है गुरुओं से। नहीं नहीं अशोक जी, आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया है। कम से कम आपने, इतना मैं बोलूंगा कि मुझे तो सारी चीजें बहुत प्यारे से समझ आई हैं और बेहतरीन तरीके से समझ आई हैं। और ये वो बातें थी जो सही, कहीं ना कहीं मेरा भी मिसिंग लिंक था। तो मैं तो ये बोलूंगा कि नहीं एनर्जीज नहीं। की आपने अपने जस्टिस किया है। और आप इस बात को बिल्कुल भी ना सोचें कि आपने जस्टिस नहीं किया। बस ये है कि अब ये जितने भी यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो जो आपने अब बातें बोली, ये इनको नोट करें। बल्कि मैं तो कहूंगा इसका एक रिकैप आप दोबारा से दो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जड़ थी, ये रूट है, जड़ है। जड़ में कहाँ से ग्लैमर दिखेगा किसी को भी? जड़ में और बीज में कहाँ ग्लैमर है? ठीक है ना? ग्लैमर तो पेड़ और पत्तियों और फूलों में है ना। तो ये जी तो सर। जड़ थी। तो जड़ का आप ये एक बार थोड़ा सा फिर से हल्का सा रिकैप दीजिए। सब नोट्स बनाएंगे और इस नोट्स के ऊपर एक असाइनमेंट भी होनी चाहिए। इस जड़ के ऊपर एक असाइनमेंट बहुत जरूरी है अशोक जी। जरूर ठीक है ना? जरूर सर जी। हाँ, एक असाइनमेंट इसको दीजिएगा और सब अपनी असाइनमेंट करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है ना? और ये आपने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। ठीक है। और थैंक यू मेरे सर को भी जी। बहुत सारा सीखने को मिला। और आप हल्का सा रिकैप दीजिए ताकि ये नोट्स तैयार करें और अपने वो करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये। ठीक है ना? जी, तो आप इसको प्लीज एक बार हल्का सा रिपीट करके एक फिर से रिकैप देके और फिर आगे बढ़िए प्लीज। जरूर जरूर सर जी। तो ठीक है, अब गुरु की ब्लेसिंग्स आ चुकी है, एनर्जी आ चुकी है, तो फिर से एक समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे सभी को पता है ना कि हमारे पास चार वेद हैं। ठीक है। चारों वेद जो है ना, ये चारों वेदों की एक अपनी एक क्वालिटी है, एक अपना एक जो है ना, जो भी वेद लिखा गया है, जिस तरह से लिखा गया है, उसकी एक क्वालिटी है। वो किस लिए लिखा गया है? क्योंकि उस समय ये जितने भी वेद हैं, वेदों के अलग अलग युग हैं। रामायण में कह सकते हो, या त्रेता युग, द्वापर युग। तो ये जो युग में हुए थे, ये युग को दर्शाने वाले जो है ना, यही सारी चीजें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब जब ऋग्वेद लिखा गया था, तो उस समय हमेशा क्या ऋषि मुनि क्या करते थे? तपस्या करते थे। और वो जो है ना, तपस्या में क्या यूज होता है? ब्रेन यूज होता है, माइंड यूज होता है। राइट। तो उसके लिए उन्होंने ऋग्वेद का जो है ना निर्माण किया। और वो हम उसको मस्तिष्क का वेद कहते हो, ब्रेन ऑफ वेदास कह सकते हो। यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दिया गया है। और ज्ञान का मतलब ये है कि आप किसी भी भगवान की किस तरह से पूजा करने से, ठीक है, किस तरह से उपासना करने से आप उनको पा सकते हो। या यज्ञ करने का एक विधि बताया गया है, किसी को बुलाने का विधि बताया गया है, तपस्या करने का विधि बताया गया है, उसमें अलग अलग तरीके के बताए गए हैं। और इसके जो उपवेद हैं वो स्थापत्य वेद हैं। ठीक है। स्थापत्य वेद मतलब आप किसी एक चीज को स्थापित कर रहे हो। जैसे कि अब मंदिर में हम क्या करते हैं? मंदिर में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, राइट। एक एक ईश्वर को जो है ना, एक पत्थर के अंदर एक जान डालते हैं। वही है ऋग्वेद। किसी को किस तरह से उसके अंदर डाला जाए। अभी जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, आप देखोगे वो ब्रेन से अपना काम किया करते थे। बैठ के जमीन या धरती पे, पृथ्वी पे बैठ के वो नौ ग्रह को देख लिए थे उन्होंने, कि हमारे पास नौ ग्रह हैं। ये कोई वेद, किसी भी पुराण या किसी के भी स्क्रिप्चर्स, कोई रिलीजियस में नहीं बताया गया था कि नौ, हमारे पास जो है ना सात प्लैनेट्स हैं। नौ नहीं, सात प्लैनेट्स हैं। यहाँ सबसे पहले बताए गए, सूर्य भी बताया गया। तो ये ऋग्वेद है। उसके बाद रहते हैं यजुर्वेद, जो कि कर्म कांड है। कर्म किस तरह से किया जाए, पूजा पाठ की एक विधि बताई गई है। और जो भी कर्म कांड जो भी होता है, पूजा पाठ, शादी का पूजा हो या फिर घर खरीदने का पूजा हो, सत्यनारायण कथा का पूजा हो, वो ये पूरे कर्म कांड है, कर्म करने का कांड है। इसका जो कहते हैं कि उपवेद जो कहूंगा, वो है धनुर्वेद, जो कि हाथों द्वारा किया जाने वाला कार्य।
ठीक है, जो हाथों द्वारा किया जाए, यजुर्वेद है। फिर आते हैं सामवेद। सामवेद जो है उपासना कांड है, कि आप किस तरह से देवता की उपासना कर सकते हो, कौन उपासना कर सकता है, क्योंकि उस समय ब्राह्मण ही किया करते थे, फिर बाद में धीरे धीरे जो डिविजन्स हुआ है कैस्ट कैस्ट के अंदर, तो शूद्र आ गए, तो वो लोग उपासना करना है तो उनके लिए किस तरह का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ब्राह्मण के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन, ब्राह्मण्स में भी बहुत सारे हैं, शंकराचार्य हैं, अलग अलग तरह के जो है ना उसमें भी डिविजन्स हैं, तो उनके लिए क्या है। क्योंकि उस समय जो है ना विष्णु भगवान को मानने वाले जो कहते थे वो अलग हैं, शिव को मानने वाले अलग हुआ करते थे। तो इन दोनों में हमेशा अलग अलग रीति रिवाज होती थी, पढ़ाने का एक नया तरीका होता था, समझने का नया तरीका होता था। तो ये सारी चीजें जो है ना ये सामवेद में आया। और सामवेद का जो उपवेद है ना वो गंधर्व है। गंधर्व का मतलब है कि गाने वाले, गाकर बुलाने वाले। ठीक है, किसी को उपवेद है ये, यानी कि सामवेद में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट हम उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको समझने के लिए एक उपवेद लिखा गया जो है गंधर्व वेद। जैसे कि आजकल बहुत सारी मूवीज के सेकंड पार्ट्स बन रहे हैं, सीक्वल्स बन रहे हैं, राइट। वो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट पार्ट कंप्लीशंस नहीं है, वो उसको समझने के लिए आपको लास्ट पार्ट देखना है। तो उसी तरह से उपवेद दिया गया कि आप उस वेद को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इस उपवेद को पढ़ोगे तो समझ जाओगे। और जो सामवेद है वो हृदय से आता है ना, हृदय यानी कि आप दिल से जो भी करते हो दिल से करना है। फिर उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद ही है एस्ट्रोलॉजी का, कह सकते हो मूलभूत, यहीं से निकला हुआ है, सबसे निकला हुआ है, बट हम समझ नहीं पाएंगे कहाँ से आया, इसलिए अथर्ववेद में सही से बताया गया है। और ये जो है पेट से निकला, इसलिए इनका सब उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। अथर्ववेद में विज्ञान बताया गया है, विज्ञान पूरी साइंस बताई गई है, साइंस वेदा कह सकते हो आप इसको। या फिर कह सकते हो अ, कि यहाँ पे प्लैनेट्स किस तरह का प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा अगर अमावस्या होता है तो समुद्र की लहरें क्यों ज्यादा उछलती है ना, क्यों तेज हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना अथर्ववेद में मिलता है। अब अथर्ववेद के जो है ना इसके भी थोड़े पार्ट्स दिए गए हैं। अब सारे हैं, बहुत सारे हैं, लंबा अगर आप स्क्रिप्चर्स देखोगे बहुत लंबा है, बट मैं उतना नहीं बताऊं क्योंकि वो हमारे अभी काम के नहीं है, बस आपको जो काम की है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अथर्ववेद है। अथर्ववेद का जो अ, फिर से 3 पार्ट्स हुआ है, उसके अंग बनाए गए वेदांग जैसे, उसके ही अंग है, उसके ही ब्रांचेस हैं। तो एक है सिद्धांत, जो सिद्धांत में हम एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं कि सूर्य किसके पीछे घूम रहा है, पृथ्वी किसके पीछे घूम रही है, ये सारी चीजें जो भी हैं एस्ट्रोनॉमिकली और मैथमेटिकली, ये दोनों सिद्धांत में बताया गया है। दूसरा है संहिता। संहिता यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि प्रभाव किस तरह से पड़ेगा। ठीक है, क्या समय है सूर्य और पृथ्वी के, जो सूर्य की चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसका क्या समय है, कितने दिन में वो पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है तो कितने दिन में करेगी, कितने घंटे में कितना डिग्री जा रहा है, बाकी प्लैनेट कितने डिग्री में घूम रहे हैं, पृथ्वी से शनि कितनी दूरी पे है। ये सारी चीजें जो है आपको इसमें मिलेगी। फिर आता है होरा शास्त्र। अब होरा शास्त्र क्या है? ये होरा शास्त्र के अंदर ही प्रभाव देखा गया है कि नक्षत्र, प्लैनेट, हाउसेस, एक राशिस। अशोक सर, जी। होरा होरा शास्त्र है या होरा शास्त्र है? HORA। ओके, थैंक यू। जी। तो होरा शास्त्र है, तो ये होरा शास्त्र में देखा गया है कि इनका क्या प्रभाव पड़ता है एक इंडिविजुअल के ऊपर। जब उनका जन्म एक, कह सकते हो कि मेष लगन में हो तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऋषभ लगन का है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम होरा शास्त्र में पढ़ेंगे, एक एक जातक के ऊपर क्या पड़ रहा है, असर क्या हो रहा है। अभी होरा शास्त्र में भी बहुत सारे जैसे कि 3 पार्ट और हैं, जैसे कि फलित। फलित मतलब क्या फल पड़ रहा है, फल देखना है हमको, फल निकालना है। मेष राशि का है तो क्या फल निकलेगा, क्या प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आएंगी, कैसी प्रॉब्लम्स आएगी। फिर दूसरा है मुहूर्त देखना है कि मुहूर्त हमको, जैसे कि अभी हम नया घर लेंगे तो क्या मुहूर्त होगा, किस मुहूर्त में हमको लेना है। ठीक है, फिर आता है उपाय।
उपाय यानी कि रेमेडीज। रेमेडीज यही है कि आप सजेशंस दे रहे हो। ठीक है, अभी आजकल रेमेडीज के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग ऋषियों ने अपना योगदान दिया हुआ है। ठीक है, फिर ऋषियों का एक योगदान तो है ही है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ और चीजें जो है ना बदली गई। और जैसे कि लाल किताब आया, केपी आया, अलग अलग तरीके के आने के बाद उन्होंने अपनी तरीके से एक चीज को बनाया गया, और वो एक उपाय के तौर पर यूज किया जाता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? सभी जी को सर। क्लियर है ना? जी। डन। चलिए, अब चलते हैं कि थोड़ा अब ऋषि क्या, ऋषि मुनियों के अंदर चलते हैं कि एक्चुअली ये एस्ट्रोलॉजी है क्या, कहाँ से आई, कौन से ऋषि। अब हम तो वेद से पढ़ लिए कि ये वेद है, ये वेद से आया है। अब वो वेद से तो आया है, लेकिन लिखा कौन है? ठीक है, वो लिखा कौन है? तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको, आप ज्वाइन कहीं और हुए हो, पढ़ा मैं रहा हूँ, राइट? तो आप जहाँ से ज्वाइन हुए वो वेदा है, पढ़ा मैं रहा हूँ तो मैं ऋषि हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हो, मेरे द्वारा तो मैं ऋषि हुआ। तो यहाँ पे ऋषि क्या है? देखिए, सब आपको कितने ऋषि ऋषि पता होंगे? ज्यादा से ज्यादा आपको पराशर ऋषि पता होंगे, भृगु ऋषि पता होंगे, एस्ट्रोलॉजिकल वे में बताऊंगा कि जो एस्ट्रोलॉजिकल, भृगु ऋषि पता होंगे, जैमिनी ऋषि पता होंगे, राइट? इतना ही है। ठीक है, तो ये जो है ना, भृगु ऋषि कह लो, पराशर कह लो, या फिर जैमिनी कह लो, ये एक्चुअली है क्या ना, ये जितने भी ऋषि मुनि हैं ना, ये इनका एक एक काल रहा है। जैसे ऋषि वशिष्ठ हैं, वो रामायण में मिलेंगे आपको, है ना? और अलग अलग ऋषियों का अलग अलग है, वेद व्यास महाभारत में मिलेंगे आपको। जैमिनी ऋषि वो अलग एक मिलेंगे। जैमिनी कौन थे? पराशर के ही पुत्र थे। अ, तो ये जहां जहां से हम देखेंगे ना, ये एक लिखा गया था, अथर्ववेद से निकाला गया। फिर उसमें जैसे पराशर जी ने निकाला, पराशर जो ब्रह्म के पुत्र थे, मतलब पुत्र कह सकते हो कि मानस पुत्र, जो मन से निकले हुए थे। ठीक है, पराशर ऋषि के ही पुत्र थे वेद व्यास, और वेद व्यास के ही स्टूडेंट थे जैमिनी ऋषि। ये बात याद रखना। अब वेद व्यास कौन थे आपको पता है, राइट? जो महाभारत लिखे हैं, लिखवाए थे, लिखे नहीं है, लिखे तो गणपति थे। तो ये पराशर ऋषि जो थे, इन्होंने लिखी। और इन्होंने क्या लिखा कि किस तरह से प्लैनेट्स, राशि और नक्षत्र, ये तीनों मिलकर किस हाउस में जाते हैं तो वो अपना क्या फल देते हैं। वो पूरा का पूरा जितने भी मैंने अभी आपको कहा, वेदांग का जो भी पार्ट है, फलित, मुहूर्त, उपाय, होरा शास्त्र, संहिता, सिद्धांत, ये सारा का सारा जो निचोड़ है ना, अथर्ववेद का कह सकते हो, वेदांग का जो निचोड़ है, ये पराशर जी ने अपनी किताब में लिख दी। लिखने के बाद क्या हुआ कि उसको आगे दिया गया। जब वेद व्यास ने लिखा वो किताब, तो उसके बाद और भी ऋषि आए, बहुत सारे ऋषि हैं। फिर मनु ऋषि आए, जैमिनी ऋषि आए, भृगु ऋषि आए, गर्ग ऋषि आए। ठीक है, नारद ऋषि, नारद ऋषि भी कहीं ना कहीं वो एस्ट्रोलॉजी करते थे देवताओं के लिए। जो पराशर जी ने लिखा था, जो ब्रह्मा ने लिखा था, वही नारद ऋषि देवताओं के लिए किया करते थे। रामायण में आप देखोगे वशिष्ठ किया करते थे, वशिष्ठ जो थे वो राम के गुरु थे, वो रामायण में अपना योगदान दिए थे एज ए एस्ट्रोलॉजर। लेकिन यहाँ पे पराशर जी ने जो इतनी सारी चीजें लिखी ना, वो भृगु ऋषि और जैमिनी ऋषि, ये जो दो ऋषि थे, इनको थोड़ा सा अटपटा लगा कि इतना सारा चीज है, क्या एक इंसान की लाइफ में ये सारी चीजें हो सकती है कि नहीं? होगी, कभी नहीं होगी। इस वजह से पराशर ऋषि के बाद जो भृगु ऋषि थे, उन्होंने भी लिखे, जो कि भृगु संहिता से प्रसिद्ध हुआ। पराशर जी का बीपीएचएस है ना, बृहद पराशर होरा शास्त्र। बृहद मतलब
बृहद का मतलब समझते हैं? इन डिटेल, बहुत ज्यादा डेप्थ में। इन डिटेल, और कोई? ठीक है। बृहद का मतलब जैसे इन्होंने अनुज जी ने कहा कि इन डिटेल, इन डिटेल भी है, और बृहद मतलब संपूर्ण, मतलब पराशर ऋषि के हिसाब से उन्होंने जो लिखा ना, वो एकदम परफेक्ट है। उन्होंने जो लिखा वो एकदम परफेक्ट है, एज पर ब्रह्म ऋषि, जो ब्रह्मदेव ऋषि नहीं, एज पर ब्रह्म देव के हिसाब से। यानी कि ब्रह्मदेव ने जो सोचा था, जिस तरह से किया जाने वाला है, सारी चीजें गणना जो की जाने वाली है, कैलकुलेशंस की जाने वाली है, वो पराशर जी ने लिखी, और उन्होंने उसको बृहद पराशर होरा शास्त्र के नाम से जाना गया। उसके बाद आए भृगु ऋषि। भृगु मालूम है कौन है? ठीक है। नहीं तो सर। भृगु ऋषि जो थे, ये भृगु संहिता से इनका ताल्लुक हुआ। ये भी सन ऑफ ब्रह्मा है, और कहीं ना कहीं ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ रावण। रावण के भी ग्रेट ग्रैंड फादर हैं। ठीक है। वो रावण का जब आएगा ना, तब समझाऊंगा आपको। वो भृगु ऋषि के ही, जो है ना, उनके ही लीनेज हैं ये, रावण भी। तो ये भृगु ऋषि ने लिखा कि भृगु संहिता। अब देखो, पराशर जी ने कैलकुलेशंस लिखी, मुहूर्त, मतलब बृहत कर दिया उसको, एक परफेक्ट नाम देकर अपने आप को स्थापित कर दिया एज ए फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उनके जैसा किसी ने नहीं लिखा। लेकिन भृगु ने कहा कि इतना जो आपने लिखा है, ये इसको समझने और पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने, भृगु ने क्या किया, उन्होंने प्रिडिक्शंस किए, कैलकुलेशंस की। भृगु संहिता अगर पढ़ोगे, आपको ये समझ में आएगा कि ये हाउस में ये प्लैनेट आता है तो क्या होता है। लेकिन पराशर जी ने ऐसा नहीं किया पाया। उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, उन्होंने उन्होंने एक संस्कृत, मतलब ऋग्वेद से यजुर्वेद से, सामवेद से एक 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 श्लोक निकाल कर रखा हुआ है, इसलिए उसको बृहत कहा गया। लेकिन भृगु ने क्या किया कि सिर्फ प्लैनेट्स, हाउस और राशि, ये तीनों का कैलकुलेशन लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट आए जेमिनी। देखो, ये तीन ही कोई बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे और भी हैं। ऋषि गर्ग भी है। ऋषि गर्ग जो है, महाभारत के कांड के, महाभारत जब हुआ था उस समय के वो एस्ट्रोलॉजर थे। तो महाभारत में जितनी भी सारी चीजें, जो भी घटनाएं हुई, कृष्णा को जो भी उपदेश दिया गया, किस तरह से करना है, क्या करना है, युद्ध कब शुरू करनी है, कब शंख बजानी है, ये सारा चीज जो है ना, ये गर्ग संहिता, यानी कि गर्ग जो ऋषि थे, उन्होंने कहा। ये सारे वहाँ के योग, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। पांडव अब जाएंगे, 14 साल का वनवास उनको होने वाला है, अज्ञातवास होने वाला है। तो उनकी लाइफ में कहाँ पे डेंजर है, कहाँ पे क्या है, सारी चीजें उनको पता थी, और कृष्ण उस समय वहां पे प्रस्तुत हो जाते थे उनको मदद करने के लिए। ठीक है। तो ये पूरे गर्ग ऋषि ने कहा, किया था। वो गर्ग ऋषि भी कहीं ना कहीं पराशर होरा शास्त्र को ही, जो है ना, आगे बढ़ाया। लेकिन भृगु और जैमिनी, ये दो ही ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने पराशर जी को कहा कि अभी आप जो लिखे हैं वो शायद समय के साथ थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए उसके अंदर। तो भृगु ने कहा कि मैं प्रिडिक्शंस करूंगा, सारी चीजें जो हैं, कैलकुलेशंस आप अपने पास रख लो, मैं प्रिडिक्शंस करूंगा। फिर उसके बाद जेमिनी आए। अब जेमिनी का कुछ अलग रूल है, जेमिनी सूत्र। अब जेमिनी का क्या है, वहां पे राशि कुछ भी हो, प्लैनेट कुछ भी हो, नक्षत्र कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो फर्क पड़ेगा कि उसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो जेमिनी कहते हैं कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ेगा कि उसकी डिग्री कितनी है, मैं डिग्री से काम करूंगा। अभी इसीलिए आत्मकारक, मात्रकारक, भ्रातृकारक, जितने डिग्रीज हैं 7 प्लैनेट के, सारी चीजें लिख ली वहां पे।
डिग्री वाइज वो प्रिडिक्शन करने लगे। अगर आपका सूर्य आत्मकारक है, जहां पे बैठा रहेगा वहां आपका सोल है, आपकी सोल की चाह है, यानी कि आप वहां पे बैठे हो। सूर्य अगर वो लग समझ मान लीजिए कि लगन में है, उच्च का है, वो आत्मा कारक है, तो आपका सोल क्या कह रहा है कि आप राजा बनोगे, राजा के जैसा बिहेव करोगे, है ना, आपको आगे बढ़ना है, सारी चीजें आपको प्राप्त होगी, आपको अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना है, आत्मा कारक कहता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का क्या असर होता है, ये जेमिनी ने बताया। आप अगर जेमिनी सूत्र पढ़ोगे तो उसमें आपको जो है ना स्टार्टिंग में ही पता चलेगा कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स किस तरह से असर करते हैं। रेट्रोग्रेड, कोई भी रेट्रोग्रेड अगर प्लैनेट होता है तो वो जहां पे भी बैठ के रेट्रोग्रेड हुआ है, मान लीजिए कि शनि 10वें घर पे रेट्रोग्रेड है, तो अपने से 12वां घर का भी इफेक्ट देगा। वो जहां पे भी बैठेगा वहां से 12वां घर जो भी आएगा उस हाउस के रिलेटेड भी वो असर देगा, ठीक उसी तरह से जैसे 12th हाउस देता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें हैं। और ये तीन जो ऋषि मुनि हैं, इनकी जो स्टोरी है ना देखो बहुत अलग है। ये लोग अलग अलग युग के हैं कह सकता हूँ, और अलग थॉट्स के हैं, क्योंकि हर एक इंसान अलग थॉट लेके आता है। उनकी जो भी कुछ हो, अब लक्ष्मण है, राम, दोनों भाई हैं, बट उनकी अलग थॉट है। भरत भी उन्हीं के भाई हैं, उनका अलग थॉट है। तो ऋषि भी सेम लीनिएज के हो सकते हैं, कहीं ना कहीं सेम लीनिएज के ही हैं। थोड़ा वही एक, वो मेरे बड़े पापा का बेटा है, वो मेरे चाचा का बेटा है, बस ऐसा ही है हर ऋषि के साथ। लेकिन थॉट्स अलग है, उनका जो सोचने का विचार जो है ना, कि किस तरह से प्लैनेट का क्या असर होगा। तो भृगु ने क्या काम किया कि थोड़ा सा टाइमिंग पे काम किया। ठीक है, उन्होंने टाइमिंग पे काम किया कि ये प्लैनेट यहाँ है, इस समय यहाँ पे है, तो क्या फल देगा। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूं मैं। और जेमिनी ने क्या काम किया, स्पेस पे काम किया। स्पेस, क्या तीन चीजें हैं, टाइम, स्पेस और कहाँ हो एस्ट्रोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजी, टाइम, स्पेस, प्लेस। प्लेस। कहाँ पे हो आप लोग, प्रेजेंट हो कि नहीं हो। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी तीन चीजों पे काम करती है ना, स्थान, काल, पात्र। भूल गए, मैंने तो स्थान और काल बता दिया, पात्र बताओ, प्लेस बताओ। तो ये जो तीनों ऋषि हैं, ये अपने अपने जगहों पे अपने अपने टाइम पे काम, मतलब अपने उसमें एक काम किया। जैसे जेमिनी ने क्या काम किया, डिग्रीज पे काम करी, यानी कि स्पेस पे काम किया, है ना, स्पेस पे, स्पेस को बांट दिया उन्होंने। पराशर ने क्या किया, प्लेस पे काम किया, पात्र पे काम किया। पृथ्वी से हमको कैसा दिखेगा, पृथ्वी से हमें क्या दिखेगा, अगर मैं दिल्ली में हूं तो आकाश में कैसे देख सकते हैं, मुंबई में हूं तो कैसे दिखेगा, सूर्य उदय अगर मैं असम में हूं तो मेरा कब होगा, हैदराबाद में हूं तो कब होगा, मुंबई में हूं तो कब होगा। ये पराशर कहते हैं। ठीक है, भृगु क्या कहेंगे, टाइम, सूर्य 6 से लेके, मान लीजिए कि किसी के यहाँ पे 6 बजे सूर्य उदय होता है, 6 से लेके 8 बजे का जो 2 घंटे का टाइम होगा, सूर्य मेष राशि में होगा। अब सूर्य जब मेष राशि में है तो वहां पे क्या असर देंगे। राइट, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। भृगु ने कहा वो राशियों को और प्लैनेट से काम करने लगे, जेमिनी स्पेस से काम करने लगे, तो टाइमिंग पे भृगु काम कर रहे थे। तो ये तीनों ऋषि के, आप समझ रहे हो ना तीनों ऋषि का क्या तात्पर्य है यहाँ पे। ये थोड़ी सी माइथोलॉजी कह सकते हो, या फिर बैकबोन ऑफ
एस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। अब इसके बाद थोड़ा सा हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएंगे, क्या है, कैसे है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, क्या काम करती है, एक हाउस किस तरह से काम करती है, कितने डिग्री का है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ठीक नहीं है, सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हम एस्ट्रोलॉजी शुरू करेंगे तो हमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या समझना है हमें? समझना है कि हाउसेस, कितने हाउसेस हैं हमारे पास? 12। 12। 12। प्लीज अपनी माइक बताइए आप। म्यूट मत करिए अपने आप को, अनम्यूट करके रखिए। अब यहाँ से आपकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे हेल्प करिए आप लोग। ठीक है, कितने हाउसेस हैं 12। 12। और कितनी राशियां हैं? 12। 12। कितने प्लैनेट्स हैं? 9। 9। 12। लाइट चली गई। सॉरी, पावर इशू। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग क्या सुन रहे थे? प्लैनेट कितने होते हैं? हाँ, प्लैनेट। प्लैनेट्स ठीक है, प्लैनेट कितने हैं? 9। 9। तो 12। प्लैनेट 9 है। सर वो 3 और भी तो हैं, वो छोटे वाले। हाँ, वो प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून्स, इनको हम नहीं देखेंगे। ओके ठीक है, ठीक है। उनके सिग्निफिकेशंस क्या हैं, उनकी क्या किस तरह से देखी जाती है, वो भी कोई शनि के जैसा काम करेगा, कोई गुरु के जैसा काम करेगा, क्योंकि इनके ही आसपास के हैं वो। तो वो तीन क्योंकि वैदिक में नहीं है तो उसका उल्लेख नहीं दिया गया है, तो हम उसके बाद में बात करेंगे। पहले तो अभी हमारे पास, जैसे कि सब लोग आप मानते हो कि 9 प्लैनेट है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 7 प्लैनेट है। कितने प्लैनेट हैं? हाँ। प्लैनेट सर 7। 7 ही हैं। हाँ, तो 9 प्लैनेट कभी भी गलती से भी मत लिखना।
ठीक है। वो जो दो प्लैनेट राहु और केतु हैं, ये जस्ट एक शैडो है। और वो शैडो किस तरह से हमको जो है ना, चंद्र पृथ्वी पे पड़ती है, चंद्रमा की जो शैडो है नॉर्थ और साउथ की, वो किस तरह से असर देता है, वही है। तो हमारे पास ये प्लैनेट हो गए, हाउसेस 12 हैं, राशियां 12 हो गई। और क्या पूछने वाला था मैं? नक्षत्र। क्या? नहीं नहीं, नक्षत्र तो हमारा कल है। ठीक है, नक्षत्र छोड़ दीजिए, वो बेसिक्स हम सिर्फ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दृष्टि। एक हाउस में कितनी डिग्रीज होती हैं? 30 डिग्री। 30 डिग्री। गुड। बहुत बढ़िया। और पूरा, अगर हम पूरी चार्ट को अगर देखेंगे तो कितने डिग्री का है? 360। 360। गुड। तो हमारा जो एक घर है वो 30 डिग्री का है, राइट। अब मान लेता हूं कि, मान लीजिए कि 1 डिग्री अगर हम निकालेंगे तो कितने मिनट का होगा? 60। 60 मिनट्स। जी। 1 डिग्री 60 मिनट्स का होगा। हाँ, 1 डिग्री 60 मिनट्स का होगा। ओके, तो यानी कि आप लोग अभी यहाँ पे चूक कर रहे हो। ठीक है, मैं समझाता हूँ। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि नहीं, हमारा जो लगन है ना, एवरी 2 आवर्स में लगन चेंज होता है, हम्म। राइट। एवरी 2 आवर्स में लगन चेंज होता है ना। अभी आप देखो, अभी अगर कुछ एक ट्रांजिट ओपन करोगे तो एक चल रहा होगा लगन में। अभी समय क्या हो रहा है? समय 9:30 बज रहे हैं। तो 8 से लेके 10 के आसपास कह सकता हूँ कि, या तो कैप्रिकॉन या तो एक्वेरियस पे होगा सूर्य। ठीक है, तो ये राइज कर रहा होगा। अब ये कैसे हो रहा है? क्योंकि सूर्य देखो, जब ईस्ट से निकलता है ना सूर्य, चार्ट का ईस्ट कौन सा है? फर्स्ट हाउस। वहां से सूर्य निकलता है और फर्स्ट हाउस के बाद 12वें घर पे जाता है, 12वें से 11वें पे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। सूर्य जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है। क्यों? क्यों सूर्य क्लॉकवाइज घूमेगा? हमारा चार्ट देखिए, एंटी क्लॉकवाइज है। हम जब चार्ट में कैलकुलेशंस करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, राइट। एंटी क्लॉक ही जाता है ना, 1 2 3, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड घुमाते हो। हम्म। लेकिन सूर्य जो है ना वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो स्थिर है, सूर्य नहीं हिल रहा है। हिल कौन रहा है? हिल तो हम रहे हैं ना। तो हम हिल रहे हैं, तो हम, अगर सूर्य वहीं पर ही है, पृथ्वी भी अपनी एक धुरी पे घूम रही है, राइट। और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सन सूर्य। का। का। पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूम रही है और पृथ्वी चक्कर भी लगा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, सूर्य जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा। तभी तो जाके होगा मेल। तभी देखोगे कि आप हो वहीं पर ही, लेकिन सूर्य कभी सुबह ईस्ट में होता है, बाद में वेस्ट में चला जाता है। जैसे कि एक, आप कुछ भी आपके सामने एक चीज रख लो, ठीक है, वो सूर्य समझ लो उसको, और आप अपने आप को रोटेट करो उसके। तो आप अभी मान लो कि ईस्ट की तरफ फेस करके हो, आप अगर उसको क्लॉकवाइज ही घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ जाओगे? नॉर्थ की तरफ ही जाओगे, जी। राइट। क्लॉकवाइज जाओगे तो नॉर्थ ही आएगा ना आपका। समझ रहे हो? जैसे कि ये मेरी हैंड है, ये सूर्य है, ठीक है। अगर मैं इसके, ये मेरा ईस्ट है, मेरे सामने ईस्ट है, और मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो नॉर्थ आएगा मेरा यहाँ पे, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना नॉर्थ तो। अच्छा, आप अपना हाथ सामने रख लो, राइट लेफ्ट। एनीथिंग, आप पेन रख लो सामने, एक पेन रख लो, ठीक है। अब ये पेन जो है ना, वो पेन के सामने, यानी कि आपके सामने ईस्ट है। हाँ। अब क्लॉकवाइज घूमो। आप जब ईस्ट होगा आपका, आप फेस ईस्ट की तरफ किए हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड जो होगा नॉर्थ के साइड होगा। हाँ, लेफ्ट नॉर्थ में है, जी। तो आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो पहले लेफ्ट जाओगे कि राइट जाओगे? सर मैं तो लेफ्ट जाऊंगा। तो लेफ्ट जाओगे तो नॉर्थ आया ना। हाँ हाँ जी। समझ में आ रहा है अब क्या बोल रहा हूँ मैं? जी। तो चार्ट में भी पहला घर जो है ईस्ट,
10वां घर जो है नॉर्थ, 7वां घर जो है वेस्ट, और चौथा घर क्या है? साउथ। साउथ। राइट। अब जैसे कि आपने देखा ना, आप कहाँ जा रहे हो? नॉर्थ में जा रहे हो। अब मैं अगर सूर्य ईस्ट, एक पहले घर से अगर वो राइज हुआ है, वो वेस्ट की तरफ जाएगा, तो पहला नॉर्थ ही आएगा। तो सूर्य क्लॉकवाइज ही घूमा है, लेकिन आप एंटी क्लॉक गए थे। आपका जो पेन है वो एंटी क्लॉक ही रहेगा, वो लगेगा आपको, फील ऐसा होगा कि आप एंटी क्लॉक जा रहे हो। आयो। तक करो। ठीक है, समझ रहे हो ना? सर यस सर। जैसे अभी आपने बोला कि 10th हाउस इज नॉर्थ, हम्म। लेकिन जितना भी हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि 4th हाउस नॉर्थ है और 10th हाउस साउथ है। फोर्थ नहीं, अभी मकर संक्रांति है, हाँ, गई ना? गई गया। तो जब मकर संक्रांति में सूर्य जाते हैं तो सूर्य को क्या कहते हैं कि किस तरफ अब चलना शुरू हो गए? मतलब डायरेक्ट हो गए उत्तरायण। उत्तरायण, उत्तरायण हो गए। हाँ, ये कहते हैं हाँ सूर्य तो, उत्तरायण हो गए हैं। हाँ तो अब मकर में जब गए हैं तो उत्तरायण हो गए ना वो। तो उत्तर कहाँ वेस्ट। हुआ? अगर मकर में जाके वो उत्तरायण हो रहे हैं तो उनका नॉर्थ ही तो हुआ ना, 10 नंबर मकर। समझ रहे हो लॉजिक? मैं बता रहा हूँ, समझने के एक हिसाब बता रहा हूँ आपको। जी। तो उत्तरायण क्या हुआ? 10 नंबर। फर्स्ट हाउस उत्तरायण। फर्स्ट हाउस ईस्ट होता है ना। हाँ, फर्स्ट हाउस ईस्ट होगा, 7th हाउस वेस्ट होगा, वेस्ट। 10th हाउस, 10th हाउस साउथ। नहीं नहीं, 10th हाउस नॉर्थ। नॉर्थ। आप देखो कि आप जब ईस्ट की तरफ फेस किए हो तो आपका राइट हैंड कहाँ जा रहा है? ठीक उसका ऑपोजिट, क्योंकि आप एंटी क्लॉक देखोगे। समझ रहे हो क्या मैं क्या समझा रहा हूँ? हम्म? सर अगर ये मतलब कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, कैसे अगर मैं ईस्ट में खड़ा हूँ। काम करता हूँ आपके लिए। मैं नोट्स बनाया था तो मैंने 10th हाउस को साउथ लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं ट्राई करता हूँ आपको थोड़ा सा जो है ना लिख के समझाने की। मे बी आई कैन सक्सीड, क्योंकि ये बहुत दिन हो चुके हैं सब किए हुए। ओके, सो दिख रहा है मेरी स्क्रीन सबको? यस सर। जी। ओके, ट्राई करता हूँ। तो क्या हुआ? Done। तो अभी ठीक है, ये जो है ना, एक चार्ट बना रहा हूं मैं आप लोगों के इजी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए। ओके। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो गोलाकार है, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है ना, ये यहाँ पे आप खड़े हो। हम्म। ठीक है, ये जो चार्ट है ये पूरा का पूरा कह सकते हो कि पृथ्वी है, ये कहीं नहीं घूमेगी। घूमेंगे तो हम, या तो फिर यहाँ जो है वो सन। ठीक है। हम्म। अब क्योंकि यहाँ पे आप खड़े हो, है ना, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया। तो ये चार्ट को आप किस तरह से देख रहे हो? है ना, चार्ट को आप कैसे देख रहे हो? आपके सामने है। यानी कि अगर एक व्यक्ति आपके आगे खड़ा है तो आपका लेफ्ट हैंड उसका राइट हैंड मेल खाएगा। जी। आपका लेफ्ट हैंड उसका राइट हैंड मेल खाएगा, है ना? जी। तो ये चार्ट भी ठीक उसी तरह से है। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड ये इसका राइट हैंड है। हम्म। ठीक है, इसका राइट हैंड है। अब जब आप देख लो कि ईस्ट के डायरेक्शन में खड़े रहोगे तो आपका लेफ्ट हैंड कौन सा डायरेक्शन आता है? सर साउथ। नॉर्थ, नॉर्थ है। लेफ्ट नॉर्थ हैंड आएगा, नॉर्थ नॉर्थ। आएगा। क्या नॉर्थ, हाँ। आएगा? नॉर्थ। नॉर्थ। अब अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका नॉर्थ, ये उल्टा है ना, ये आपके सामने खड़ा है, तो इसका क्या हो गया? नॉर्थ ये आएगा ना, सर ये तो यहाँ राइट आएगा हो गया मेरा। जी। वो तो राइट हो गया ना। अब ये जो बंदा है पर ये आप इसके
ये जो है इसके लिए आपका राइट हैंड लेफ्ट होगा। सन का लेफ्ट होगा, मेरा राइट होगा। हाँ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ठीक से ये है कि आप अगर यहाँ पे फेस किए हो, तो अगर इस सन के तरफ जाना है तो आपका फेस किधर हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है ना? आपके ठीक ऑपोजिट पे यहाँ पे आदित्य जी खड़े हैं। अपने आप को मत समझना आदित्य, वो ऐसे किया हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका मान लीजिए कि लेफ्ट है हैंड, है ना, इनका राइट हैंड है ये। अगर दोनों को मैच करना है तो आपको भी इनके ही बगल में आके खड़ा होना पड़ेगा। तो खड़े हो जाओगे तो आपका ये राइट हो गया। हम्म। दोनों का अब राइट हो हम्म गए ना। यानी कि ये हम्म। सूर्य है, ये भी, ये आप हो। अब सूर्य और आप एक साथ हो गए। अब एक साथ होने की वजह से आपका जो ये हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ बताएगा। मतलब सर मेरा फेस वेस्ट में है अभी। हाँ, अब ये फेस आपका कहाँ था, ये समझ लेता हूँ मैं, ये ईस्ट में था। इनका जो है ये वेस्ट में था, है ना? हम्म ठीक, सारी चीजों को समझने के लिए, इस इनकी दृष्टि से देखने के लिए आपको इनके तरफ आना पड़ेगा। जी। तो जब आप इनकी दृष्टि को समझने के लिए इधर आ गए तो आपका भी फेस वेस्ट हो गया। जी। जब आपका फेस वेस्ट हो गया, अब मैच करिए, सारी चीजें मैच हो गई। अगर मेरा फेस वेस्ट में है तो मेरे राइट में अभी आप जब गाड़ी चलाते हो, आप जा तो रहे हो किधर? ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो किधर जा रहे हैं? वेस्ट में जा रहे हैं। वेस्ट में जा। ठीक उसी तरह से इसमें भी अप्लाई करो। आप अगर ईस्ट में जाओगे तो सारी चीजें वेस्ट में जाएगी। जी। ठीक है, तो आप वेस्ट में जाओगे तो सारी चीजें ईस्ट में आएंगी। जी सर। आप समझ में आ रहा है? आप हम्म। कैसे घूमोगे? आप ऐसे घूमोगे, तभी तो सूर्य ऐसे घूम पाएगा। हाँ हाँ सर, समझ गया, ओके, गॉट। है कि नहीं? जी जी जी। एक क्लॉकवाइज होना पड़ेगा, एक को एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा, तभी तो गोल घूमते हैं। जी। दोनों एक एक ही डायरेक्शन से घूमेंगे तो कहाँ घूम पाएंगे? वो भी वही आपके साथ ही तो घूमेगा वो भी। समझ रहे हो तो मैं यस। क्या? इस तरह से दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे तो एक जगह पर मिलेंगे। हाँ, तभी वो घूम पाएंगे, तभी वो घूम पाएंगे। नहीं तो नहीं घूम पाएंगे ना। अब हम्म। अगर सूर्य भी, आप भी दोनों ऐसे घूमोगे तो वो भी तो साथ में घूम रहा है फिर। हाँ, पीछे पीछे। छोड़ेगा कहाँ? एक पीछे पीछे घूमेगा। इसी वजह से आपको इधर इधर जाना पड़ेगा, तभी जाके आप एक डायरेक्शन में आ पाओगे। क्लियर है एकदम? जी सर। पता नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया है। अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया है। सर अब दक्षिणायन कब होते हैं फिर, अगर उत्तरायण अभी हो गए, जब ये मकर में गए, तो हम्म। दक्षिणायन भी होते होंगे कब कहते हैं हम लोग? हाँ, तो अब यहाँ से देखो, छह जो सिक्स हाउसेस है ना, सिक्स हम्म हाउस जो है ये आपका उत्तरायण चलेंगे, ठीक है? और हम्म सिक्स हाउस जो है ये दक्षिणायन चलेंगे। ठीक। तो सिक्स हाउस, जैसे कि अब ये सिक्स हाउस क्या है, 10 से लेके 4, सॉरी 4, 10, 10 हाँ। से लेके, सॉरी 3, माफ करना, 3। जी जी। 3 घर जो है ये यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे घूमेंगे, यहाँ जब तक। कर्क राशि में आएंगे तब हम्म। तब दक्षिणायन होंगे ना सर? फिर यहाँ से लेके फिर ऐसे जाएंगे। ठीक है, बस इनका काम ही ऐसे घूमना है। सॉरी, मैं उल्टा कर दिया शायद। 10 11, नहीं ऐसे ही है, सही। सही है सर। सही है, हाँ। ऐसे ही आएंगे। सूर्य सर ऐसे जब जाएंगे, फिर ऐसे जब घूम कर जाएंगे। जी। जब सूर्य कर्क राशि में होगा तब दक्षिणायन होगा। सूर्य जब कर्क राशि में होगा, यानी कि चार चौथे में आएंगे, तो यहाँ पे वो दक्षिणायन चालू हो जाएंगे। जी। ठीक है, यस। समझ रहे हो? जी। गुड। यहाँ पर कोई डाउट है?
नहीं। अनुज जी कुछ डाउट है? सर मैं सोचूंगा एक बार बैठ के वापस कि मतलब उत्तर से ऐसे अभी हम ये बात कर रहे थे ना कि 10 नंबर राशि में उत्तर दिशा आ रही है, नॉर्थ आ रहा है। तो दक्षिणायन से पहले तो वो पूर्वायन होना चाहिए ना, क्योंकि पहले तो ईस्ट आएगा 1 नंबर राशि में जाके। मतलब दिशा तो चारों बराबर होनी चाहिए ना। ये क्यों है कि भाई सिर्फ नॉर्थ और साउथ को इम्पोर्टेंस दी गई? नहीं नहीं, हाँ नॉट, अब ये भी आएगा, आपको एस्ट्रोलॉजी बेसिक पढ़ रहे हो तो ये समझ में आएगा क्यों है। तो ये तो क्लियर है ना अभी? जी जी, ये अलग क्लियर चीज है। ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा, आप जब लिख रहा हूँ तो थोड़ा हाथ साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी ये हाउसेस हैं ना, ये हाउस कितने डिग्री की होती हैं? एक हाउस इज इक्वल्स टू, 30 डिग्री। है ना? अब ये 30 डिग्री है, तो अब सन का जो एक ट्रांजिट होता है एक राशि के अंदर, एक राशि के अंदर कितने दिन का होता है? 30 डेज के आसपास का। हम्म, 1 महीना। 30 डेज का होना चाहिए सर। 30 डेज, 30 डेज अप्रोक्स। ठीक है। यानी कि अब ये कह सकते हो कि सूर्य जो है, सन जो है, वो एक दिन में कितने डिग्री ट्रैवल कर रहा है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री ट्रैवल कर रहा है। करेक्ट। हम्म। हम्म। अब ये सूर्य की एक गणना है। अब सूर्य जब एक मकर राशि में है, तो वो 1 डिग्री हर रोज ट्रैवल करते हुए मकर से लेके कहाँ जाएगा? तब कैप्रिकॉन में जाएगा। कैप्रिकॉन। यानी कि राशि परिवर्तन कैप्रिकॉर्न में होगा। तो है, कुंभ में। सॉरी, कुंभ में, एक्वेरियस में जाएगा। तो ये जो राशि परिवर्तन होगा, इसको हम क्या कहते हैं? गोचर। हाँ, सर राशि गोचर। चेंज हुई है। गोचर। गोचर। संक्रांति। संक्रांति। संक्रांति, अच्छा। क्या कहते हैं? मतलब अब ये कुंभ संक्रांति। संक्रांति होगी जब इसमें अभी जाएगा, कुंभ में एक जाएगा। हुआ था मकर, हम्म। अब नेक्स्ट फरवरी में होगा कुंभ संक्रांति। कुंभ संक्रांति। तो राशि परिवर्तन को जब सूर्य बदलेगा उसको क्या कहते हैं? संक्रांति। संक्रांति। क्रांति। संक्रांति कहेंगे। तो जिस किसी का भी सूर्य कमजोर हो, वो संक्रांति के दिन डोनेशंस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सन के जो भी चीजें हैं, जैसे गुड़। वीट, रीट। जैगरी, है ना, ये सारी चीजें एक एग्जाम्पल है, रेमेडी है ये। संक्रांति को डोनेट करना चाहिए। सर एक डाउट हम्म, था। जी जी। मेरे कुंडली में जैसे लगन में सूर्य 0 डिग्री का है, बट षड बल में वो पहले नंबर पे है। हाँ तो तो वो देखेंगे, देखेंगे इसमें अभी बल जब हम पढ़ेंगे ना कि जी, तो कितने सर बल जस्ट हैं। जनरली एक चीज की सूर्य कमजोर है कि ताकतवर है? पढ़ेंगे। क्या राशि है? अ, राशि वृश्चिक, लगन सिंह। अच्छा, कहाँ पे है सूर्य? लगन में? 12th यानी हाउस। हीट। नहीं, आपका लगन फाई है। हाँ। लगन फाई है, लेकिन सन यहाँ पे बैठा हुआ है, हाँ। यानी कि 4 नंबर पे, जी 0 डिग्री। ठीक है। उसकी अब देखो षटबल, ठीक है, वो बल आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा, तब भी जी आप जी। करेक्ट कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा दूंगा ना तो वो समझ में नहीं आएगा। उसके अंदर चेस्ट बल, षट बल है, दृक बल, दिग बल, वो हम सब पढ़ेंगे। क्या बल है, क्या वहां पे किस, क्योंकि आप जो देख रहे हो ना षट बल, वो सिर्फ षट बल नहीं होगा। षट बल का मतलब क्या होता है कि 6 प्रकार के बल, 6 प्रकार के बल बनकर ही वो बनता है वहां पे। अब सूर्य जो बता रहा है, यानी कि उसके पास 6 प्रकार के बल हैं। अब वो 6 प्रकार में कौन कौन सी चीजें हैं, वो किस तरह का बल लिया, वो मैं जब पढ़ाऊंगा आगे तब क्लियर आउट करूंगा। क्योंकि अगर अभी बता दूंगा ना तो सिर्फ यस। एक पॉइंट बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। ओके। वो बल का जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो हम बहुत बेसिक्स में हैं। तो यहाँ पे सूर्य, सूर्य बता रहा हूँ कि सूर्य जब चेंज होता है मकर राशि से एक राशि के अंदर, जब भी चेंज होगा, उसको हम कहते हैं संक्रांति। क्रांति।
और संक्रांति में जो भी जिस राशि में वो ट्रांजिट करेंगे, जिस राशि में भी जाएंगे, उस राशि के कैरेक्टरिस्टिक को हम सूर्य का डोनेशंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक्वेरियस है तो एक्वेरियस राशि क्या है वो समझना है पहले आपको। एक्वेरियस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और एक्वेरियस एक्चुअली किसको कहते हैं, है ना। तो उसको जाकर हम डोनेशंस देंगे। क्या डोनेशंस देंगे? जैसे कि 9 नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पर 9 क्या है? टेम्पल, राइट। जी सजिटेरियस टेम्पल, सजिटेरियस धर्म। तो अगर सूर्य यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ ट्रांजिट करेगा, तो हम क्या कहेंगे? लेके जाके कहाँ पे दो? टेम्पल्स टेम्पल। में। टेम्पल। ठीक है, समझ रहे हो ना। उसी तरह से एक्वेरियस में भी जाएंगे तो एक्वेरियस यहाँ पे क्या है? एक्वेरियस क्या है? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। ओ, है ना। फ्रेंड्स है ना, आपके दोस्त हैं, साथी हैं। तो एल्डर वहां ब्रदर्स, पे फ्रेंड्स। उनको, हाँ, उनको डोनेशंस का, और बहुत सारे हैं इसके। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, फिर जब हम रेमेडीज का उसमें करेंगे तो समझाऊंगा कि किस तरह से करते हैं, टाइमिंग क्या है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य की संक्रांति हुई। ठीक है, यहाँ तक एकदम बढ़िया से समझ गए हो। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि समझते हैं डिग्री किस तरह से काम करती है, सूर्य किस तरह से ट्रांजिट करते हैं, तो ट्रैवल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे यहाँ पे 6 या अराउंड 7 ही ले लेता हूँ, 7 o'clock से लेके 9 o'clock जो है ना, ये क्या है? सनराइज है। क्या है? सनराइज। सनराइज। यानी कि 7 o'clock को मेरा राइज होता है हैदराबाद में। 10 मिनट का आगे पीछे हो सकता है, 10-15 मिनट का, और आप लोगों का कुछ अलग हो सकता है। जैसे कि जरना जी आसाम में रहती हैं, उनका सूर्यास्त और सूर्योदय अलग अलग समय हो सकता है। 5 साढ़े 5 बजे हो जाए। हाँ। तो वो है, देखिए, तो ये जो डिफरेंसेस है, एक 20 मिनट आधा घंटे का जो डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस से आपको लेना है सनराइज। तो ये जो 2 घंटा होगा, ये क्या करेगा? ये जब भी आएंगे ना, सूर्य वहां से राइज करेंगे। सन क्या होगा? राइज होगा उस राशि में जिस राशि में सूर्य है। जैसे कि अभी फिलहाल कहाँ, कौन सी राशि में है सूर्य? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन में है, तो कैप्रिकॉन लगन रेज करेगा कितने बजे? 7 to 9 बिटवीन। समझ रहे हो? जी सर। यस। ठीक। ठीक है। जब कभी भी सूर्य उदय होगा, जैसे कि अभी सूर्य कैप्रिकॉन में है, तो जो सूर्य का पहला घंटा होगा, पहला 2 घंटे होंगे, वो यहाँ पे जितने भी, अगर इंसान कोई भी बच्चा 7 से लेके 9 के बीच में पैदा होगा, तो उसका लगन में सूर्य मिलेंगे। जी यस। गॉट इट? यस। जी। ऐसे ही है। नेक्स्ट, 11। 9 to 11 मतलब। नेक्स्ट हाउस मूवमेंट होगा। ठीक है, 11 to 1 1। नेक्स्ट हाउस मूवमेंट होगा। 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9। एक एग्जांपल। तो ये क्या हो गया? ऐसे मूवमेंट्स होते जाएंगे, 2-2 घंटे में सूर्य मूवमेंट होते जाएंगे। समझ रहे हो ना। तो जैसे ही मैं कहूंगा कि ये बंदा 2 बजे 2 PM को पैदा हुआ है, तो आपके हिसाब से सूर्य कहाँ पे आ जाएंगे? ये 12th हाउस, ये 11th हाउस, ये 10th हाउस, ये 9,000। 9th 9,000। हाउस, ये 8th हाउस, ये 7th हाउस। 9,000। तो मैं अगर 2 PM कहूंगा तो सूर्य कहाँ पे है? 9,000 में। सिंपल, आप बता सकते हो। सूर्य आपका 9th हाउस का है।
आपको मैंने पंचांग लिखने के लिए कहा था। अगर वो पंचांग आप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मून की प्लेसमेंट अभी किस नक्षत्र में है और कौन सी राशि में है। ठीक है, चंद्रमा सूर्य पता चल गया 9th हाउस में। मून आप वो पंचांग फॉलो करोगे तो मून पता चल जाएगा, है ना। आपको जी। पता है कि मंगल जो है एक राशि में कितने दिन रहते हैं, एक राशि में सूर्य कितने दिन रहते हैं, 1 मंथ, यानी कि अप्रॉक्स 30 डेज, है ना। समझ जी। रहे हो। जी। मंगल कितने दिन रहते हैं, अप्रॉक्स 45 डेज। तो ये आपको पता चलेगा। अभी शनि कहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, कोई बताएगा शनि कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं। पाइसेस। सॉरी, पाइसेस। पाइसेस। कहाँ पे, पाइसेस। यानी कि अगर आपको कुंडली पता होगी, सूर्य कहाँ है, अच्छा सूर्य इसका यहाँ पे है, चंद्रमा यहाँ पे है, सैटर्न को पता है बस पाइसेस में वो 2 साल से पड़े रहेंगे वहीं पर ही, 2 2.5 साल, तो वो भी पता चल गई। राहु भी पता चल गया, राहु भी ठीक उसी तरह से घूमेगा, केतु भी ठीक उसी तरह से, राहु और केतु का दोनों ट्रांजिट एक ही है, 1 1.5 साल का। तो ये जो ट्रांजिट्स हैं ये समझ में आ गए आपको, सूर्य समझ में आ गया, चंद्रमा समझ में आ गया। अब बताओ, आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत है, प्लेसमेंट समझ में आ रही है ना क्या हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल के तौर से मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमको देखना है। लेकिन फिर भी स्थान काल पात्र अलग होते हैं, वो अलग चीजें हैं, लेकिन ये एक बेसिक तो समझ में आ रहा है ना आपको। सर एक क्वेश्चन था। हाँ। जैसे आपने बोला ना कि जैसे आपने बोला ना कि सर कैप जो 7 और 9 के बीच में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उनका सन जो होगा कैप्रिकॉन में लगन में आ जाएगा। जी। तो यहाँ पे अगर हम 9 से 11 के बीच अगर कोई पैदा होगा तो वो सन सेकंड हाउस में आ जाएगा। नहीं, वो तो क्लॉकवाइज घूमेगा ना। अच्छा तो वो 12 हाउस में आ जाएगा। हाँ। तो सर इनका लगन फिर 9 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, सूर्य बदल रहा है। सूर्य जहां जिस राशि में वो जाएगा वो 1 महीने तक रहेगा, है जी। ना। तो मान लेते हैं कि सूर्य जैसे वो लगन हुआ उसका रेज होगा, तो लगन जो है ना उनका यही रहेगा, बस मूवमेंट सूर्य की हो रही है। तो सर हर बच्चा जो अभी पैदा होगा उसका कैप्रिकॉन ही लगन होगा। नहीं वो नहीं नहीं वैसा, देखो समझने की कोशिश करो यहाँ पे कि ये जो कैप्रिकॉन है ना, ये सूर्य की राशि है, जो कि सूर्य अभी प्रेजेंट वहां पे है। जी। ठीक है, ये बदलेगा नहीं, क्योंकि सूर्य तो कैप्रिकॉन में ही मिलेंगे आपको। कब मिलेंगे, 7 बजकर 9, 7 और 9 के बीच में। जैसे ही 9 पार हुआ, अभी आपने 9 कहा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ। तो जैसे ही 9 तक है, 9 पार होगा, वो कहाँ चला जाएगा, 12th हाउस में। यानी कि ये 12th हाउस क्या है, यहाँ पे 11 नंबर है, यानी कि तब सन जो होगा वो कैप्रिकॉन, वो एक्वेरियस होगा। तो इसमें। तो हाँ। एक्वेरियस कहाँ पे आ जाएगा, लगन में। सर 2 घंटे में सन कैसे मूव करेगा, वो तो। हाँ। हाँ, ये 1 2 घंटे में सन कैसे मूव करेगा। हाँ। क्योंकि 1 डिग्री हर रोज घूमता है ना सन 1 डिग्री। हाँ, वो जो मूवमेंट्स है ना, वो सन की मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट हमारी पृथ्वी की है। पृथ्वी भी अपनी धुरी पे घूम रहा है ना, मैंने पहले कहा था। हम्म। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। हम्म। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन, और खुद का चक्कर लगाने में कितने घंटे, 24 घंटे। 24 घंटे। बस क्लियर हो गया। फिर सन। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो घूम रहा है ना, ये खुद का चक्कर लगा रहा है। ये जो मूवमेंट्स है पूरा, ये खुद का मूवमेंट है, ना कि सूर्य का मूवमेंट है ये।
तो अब उसको पूरा मूवमेंट घूमने के लिए उसको 24 घंटे लग रहे हैं, तो 24 घंटे में पूरा हाउस घूमेगा, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। 1 डिग्री कितने मिनट में जा रहा है वो? 4 मिनट में। सर कैसे 1 डिग्री 4 मिनट, कैसे तीन सौ हाँ, साठ डिग्री गया 24 घंटे में ना? 300। 360 डिग्री चार में घुमा उसने। अब अगर 1 मिनट में 1 डिग्री का 4 मिनट हुआ, तो 30 डिग्री का कितना मिनट होगा? सर 120 मिनट्स। 120 मिनट्स। अब ये 360 कितना होगा? सर 12 टाइम्स कर देंगे, 1440। करिए, चौदह कैलकुलेट करके चालीस समझ। मिनट में आप लिखोगे तो 24 घंटे ही निकलेंगे आपको। ये तो एक हाउस का है ना, एक हाउस का 120, मतलब मैंने क्या कहा था, 2 आवर्स ही हुआ ना ये। 1440 मिनट्स हो जाएंगे। हाँ, तो आप कैलकुलेट करोगे तो सीधा आपको पता चल जाएगा 24 आवर्स, अप्रोक्स अप्रोक्स। समझ में आ रहा है ना? 1 डिग्री 4 मिनट में चेंज करेगा सूर्य पर डे, लेकिन एक्चुअली में वो है किसमें? कैप्रिकॉन में ही। लेकिन दिन के वजह से वो मूवमेंट कर रहा है। तो मूवमेंट करेगा तो क्यों? क्योंकि वो अपनी धुरी पे ही घूम रहा है। अपनी धुरी का एक स्पीड है, और सूर्य का चक्कर लगाने का एक स्पीड है उसका। तो सूर्य का जो चक्कर लगाएगा वो 365 दिन लेंगे। यानी कि कह सकते हो कि एक दिन का 1 डिग्री, 360 365। हम्म यानी कि सूर्य का जब चक्कर लगाने का 1 डिग्री 1 दिन लेगा, लेकिन अपने ही चक्कर में 1 डिग्री 4 मिनट में करता है। हम्म ठीक है। जैसे कि आपका सैलरी महीने में एक बार आएगा, लेकिन आपको काम तो रोज करना है, 8 घंटा। तब 12 होता है, वो 8 का जमाना चला गया। तो अलग अलग लोगों के मतलब अलग अलग, जैसे कि सूर्य का अलग है, मेरकुरी का अलग है। ठीक है। तो अलग अलग डिग्री, अलग अलग आवर्स। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, सैलरी आपको एक बार मिलेगी महीने में, यानी कि सूर्य एक साल में एक चक्कर लगाएगा तब जाके उसको पूरा होगा। लेकिन उसको रोज भी तो काम करना है, रोज करेगा तभी तो एक साल पूरा होगा उसको। तो ये कहना है। तो यहाँ तक एकदम क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ पे, समझाने में कुछ गलती हुई हो? क्लियर है सर। एकदम क्लियर है। जी। नहीं सर, को मुझे आपके नहीं, रिपोर्ट देखना पड़ेगा, रास्ते में थी मैं। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, आप देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में आप उसको पूछ सकते हैं। जी सर, सॉरी सर। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं मीना जी। और कोई? सर मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, क्या समझ में नहीं आया? सर सन कैप्रिकॉन में है, लेकिन वो 12 राशि में भी रोटेट कर रहा है। तो वही तो मैंने अभी कहा आपको, वही मैंने अभी आपको समझाया ना, कि सूर्य जो है वो अपनी भी एक डायरेक्शन, अपना ही एक चक्कर लगाता है, खुद का चक्कर। ठीक है। सूर्य अपना चक्कर लगाता है, ये सूर्य है, इसकी एक धुरी है, एक कैलकुलेशन से। यहाँ पे जो सूर्य, ये सॉरी सूर्य बोल रहा हूँ, ये अर्थ है, अर्थ। ये सन है। ठीक है। ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी ये अपना खुद का एक चक्कर लगाती है, खुद ही घूमती है। और घूमते 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 ये सूर्य का भी चक्कर लगाती है। जब ये पूरा चक्कर लगाती है, यानी कि ये क्या है, कह सकते हो कि 360 डिग्री है ना ये। तो एक तीन यस साल सौ हो साठ जाएगा। डिग्री सूर्य का चक्कर कितना हुआ? 365 दिन में कंप्लीट करेगा, हम्म अप्रोक्स। 366 भी हो सकता है। हम्म। ठीक है। तो ये हुआ। लेकिन अब पृथ्वी क्या है ना, पृथ्वी तो अपने अंदर भी घूम रही है ना, वो अपने अपने में भी घूम रही है वो। तो ये जो यस। है ना, ये अपने अपने आप को कंप्लीट करने के लिए वो कितना घंटा लेती है? 24 आवर्स। 24 घंटे। 24 आवर्स। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट एकदम समझ गए हो ना? यानी कि वो यस। अपने अंदर क्लियर। घूमेगा तो 24 घंटा उसको अपने में लगेगा। तो जब ये घूमेगा ना, तो ये पूरे, अगर ये घरों की बात करूं, तो ये 1 डिग्री 1 दिन में लगाएगा।
लेकिन अब ये तो 24 घंटे में ही कंप्लीट कर, अपने आप को कंप्लीट कर रहा है, तो ये 1 डिग्री 4 मिनट में लगाएगा। तो बेसिकली हम ये ठीक कह है। रहे हैं कि अर्थ जो है वो अपने खुद के एक्सेस पे हर 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है। जी, इसीलिए तो दिन और रात हो रहा है ना। जी। अगर वो अपने एक्सिस में नहीं घूमेगा तो 6 महीना दिन, 6 महीने रात और हो सकता है ना। जी। हर 120 मिनट्स में वो लगन बदल देता है, मतलब 120 मिनट हाउसेस में बदल। लगन बदल देगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि 1 डिग्री अगर मैं 4 मिनट ले लेता हूँ तो ऑब्वियसली 30 डिग्री हो जाएगा 120 मिनट्स। अब एकदम क्लियर है। यस, क्लियर। गुड। और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे? नहीं सर, क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखो अभी तो जस्ट शुरू किए हैं हम लोग, अभी बहुत सारा बाकी है। अभी हाउसेस हमको कवर करनी है। हाउसेस यानी कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। फर्स्ट हाउस क्या है? तनु है, हम खुद हैं, हमारे कैरेक्टर्स हैं, बिहेवियर है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हाउसेस भी हम कवर करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, शायद आप लोग को पता है कि नहीं पता है। तो केतु की महादशा कितने साल की होती है? 7 साल की। गुड, 7 इयर्स। नेक्स्ट केतु के बाद सूर्य। सर सूर्य की शुक्र। महादशा, नहीं केशु। मैं लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी। हम्म, सूर्य की कितना होगा? सर भूल गया, रुके देखता हूँ। 6 इयर्स। वीनस 20 इयर्स। मून 10 years। 10 इयर्स। 7 years। 7 इयर्स। इसलिए केतु मार्स के जैसा बिहेव करता है, और राहु शनि जैसा बिहेव करता है। ठीक है, 18 केतु, years। केतु कुज, कुज के जैसे, यानी कि मंगल के जैसे बिहेव करता है, कुजवत। राहु शनिवत। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का एक जैसा दिख रहा है आपको। फिर राहु 18 साल, 18 years। और जुपिटर 16। 16 साल, शनि 20 19। साल और मेरक्यूरी तो 7। 17 साल। 17। 17 17। 17। और ये पूरा मिलाऊंगा तो 120। 120 ईयर्स आएंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है? विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा। ठीक है ना। तो जी। ये विंशोत्तरी दशा जो है, ये 120 साल की ही मानी गई है। फिर जैसे मैंने आपको कहा, ऋषि जो हैं, अलग अलग ऋषि ने अलग अलग तरह से अपने ऊपर काम, अपने नॉलेज पे काम किया, तो उनकी दशाएं भी अलग हैं। ठीक है ना, उनके अलग अलग दशाएं हैं। हम पराशर को फॉलो कर रहे हैं, तो पराशर का 120 साल आता है। यहाँ तक क्लियर हो आप लोग? जी सर। चलिए, बढ़िया है। तो यहाँ तक मैं जो है ना आप लोगों को होल्ड करूँगा, रोकूंगा। और नेक्स्ट का जो क्लास होगा हमारा, वो हाउस, राशि और प्लैनेट्स, यानी कि ये जो है थोड़ी सी बेसिक चीज़ें मैं आपके फंडामेंटल्स थोड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि यही चीज़ें आगे जाके आपको समझ में इजीली आएगी। आपको जब कभी भी कहा जाएगा कि अभी साढ़े, आप ना, अब देखो मैं आपको टाइम बता दिया हूं ना, तो आप क्या करोगे, आपका ब्रेन ऑटोमेटिक ये काम करेगा कि 12 बज रहा है, तो सूर्य कौन सी राशि में होनी चाहिए हम्म। और कौन से हाउस में होनी चाहिए, तो आपका ब्रेन काम करने लगेगा। अब तो आप क्या करोगे, अभी तक अभी आपको पता नहीं था तो आप उसको जोड़ नहीं पा रहे थे। आपका जो चार्ट आपके एस्ट्रोसेज हो या जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, वहां डालते जो आ रहा था वो आप देख के बता रहे थे, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है। अगर वो बताएगा कि आप उसमें क्या कर रहे हो, एस्ट्रोसेज में डाल रहे हो पूरे डाटा, टाइम बताएगा कि सर मेरा जन्म जो है वो 12 बजे दोपहर को हुआ था, तो आप तुरंत बता दोगे, आपको दिमाग में आ जाएगा कि इसका सूर्य यहाँ होना चाहिए।
जी सर। ठीक है। तो सूर्य यहाँ पे होना चाहिए, शनि का यहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बंदा किस लिए आपके पास आया है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जी। ये चीजें, अभी शनि जैसे कि मान लीजिए कि पाइसेस में जा रहे हैं, अगर सूर्य भी पाइसेस में आ गया तो शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो शनि राहु कॉम्बिनेशन बन गया तो क्या हो गया, क्या होगी फाइट, किस चीज की होगी लड़ाई, ईगो की। शनि और सूर्य एक साथ हो या दृष्ट हो, सातवीं दृष्टि दोनों पे पड़े, तो ईगो की फाइट होती है, लड़ाई होती है, ईगो। मेरा ईगो बड़ा है, आपका ईगो बड़ा है, मेरे पास ज्यादा पावर है कि आपके पास ज्यादा पावर है। तो ये है, तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो अगर आप लोग यहाँ तक लिख लिए हैं तो बहुत ही बेहतर, अगर यहाँ तक समझ चुके हैं तो और भी बेहतर। और जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, कृपया इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, समझिए, नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप डाउट्स क्लियर आउट कर लीजिए, क्योंकि फंडामेंटल्स हैं। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर हम अभी राशि पे जाएंगे, प्लैनेट्स पे जाएंगे, किस तरह से ये लोग काम करते हैं, और नक्षत्र तो आप पढ़ते ही हो, तो ये 3 पद समझ में आ जाएगा तो फिर नक्षत्र को उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, तो वो समझ में आ जाएगा किस तरह से हम प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक एकदम क्लियर है। जी सर। चलिए, तो कोई डाउट्स, आदित्य, झरना जी और मीना जी, अनुज जी, Yes. क्लियर है ना। जी सर, कोई डाउट नहीं है। बढ़िया है। तब फिर से तो देखेंगे, तो अगर कुछ हुआ तो नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। हाँ, 100% आप देखिए, आराम से समझिए। जो अब क्योंकि मैं ये क्लास में इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि और आगे जब बता दूंगा हाउसेस अभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे फिर। जी। हाउसेस अभी कंप्लीट, क्योंकि 12 हाउस है, 12 हाउस के लिए अगर मैं बताऊंगा कि एरिस किस तरह से काम करता है, एरिस के क्या सिग्निफिकेशंस हैं, एरिस किस हाउस में होगा, तो हम सिर्फ एरिस को देख के बता सकते हैं कि ये बंदा किस तरह का होगा। जी ठीक है, तो ये चीजें एरिस को देख के आप बता देना है कि सर आप ये ऐसे आपका इशू है ना। अभी सिंह लगन वालों का क्या है जैसे एक नंबर कहाँ पे आता है, 9th house। 9th हाउस में है, तो 9th हाउस एक्चुअली वहां पे एरिस का साइन आना मतलब शुरुआत। प्रॉब्लम। गुरु से जिक जिक। हाँ, नहीं झिक झिक, ये क्या होता है ना कि थोड़ा सा, एक नंबर देखो मैंने आपको पहले कहा था ना, शुरुआत है, स्टार्ट है। तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा चीज आप करते हो जो आपके फादर नहीं किए, वो आप करते हो। हम्म। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट है वो। तो 9th हाउस के रिलेटेड आप कुछ ऐसा किए हो जो आपके पूरी फैमिली ने नहीं करी हुई है, पढ़ाई हो, हायर एजुकेशन हो, क्योंकि 9th हाउस एजुकेशन है, ट्रैवल है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है। ज्योतिष। हाँ, ज्योतिष भी है। अगर मार्स आप अगर कहाँ बैठा हुआ देख लो, 8th house। बस, है ना, छुपी हुई ज्ञान है। बस थोड़ा सा क्या होता है कि एक बाधक थ्योरी भी है, बाधक प्लैनेट्स किस तरह से काम करते हैं, तो अगर आप बीपीएच पढ़ोगे तो उसमें स्टार्टिंग में ही दिया गया, नहीं बीपीएच में है या भृगु संहिता में है, ये थोड़ा डाउट है, मैं दोनों पढ़ा हूँ ना तो समझ में नहीं आता है, मैं दोनों को जोड़ लेता हूँ। तो किसी एक में कहा गया है कि बाधक प्लैनेट्स जो हैं वो फिक्स राशि वालों के लिए क्या है, मूवेबल राशि वालों के लिए क्या है ना, ड्यूअल साइन वालों के लिए क्या है, तो 7, 9 और 11 यही बाधक प्लैनेट होते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए 9th हाउस बाधक है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो बाधक का तो अलग एक सीरीज बनाना पड़ेगा, उसका अलग एक कॉन्सेप्ट है, वो अलग ही कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई ना, क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग कल मिलेंगे नक्षत्र क्लास के लिए, संडे मिलेंगे नक्षत्र क्लास के लिए, और फ्राइडे मिलते हैं पार्ट 2। ठीक है, सेकेंड क्लास, सेकेंड लेसन, सेकेंड चैप्टर ऑफ बेसिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो मैं रोक सकता हूँ यहाँ क्लास अपनी। जी जी सर। सर। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। ठीक है, नमस्कार। गुड नाइट। सर।